नमस्कार दोस्तों। सत्ता का संग्राम में लगातार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का अपडेट, तमाम एनालिसिस आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच कुछ ऐसे चुनाव के खास चेहरे हैं जिनसे आपको रूबरू करा रहे हैं, जो चुनाव में मायने रखते हैं कई राजनीतिक दलों के लिए। खासतौर पर कांग्रेस की लिस्ट की बात करें, जो पहली उम्मीदवारों की 125 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की कांग्रेस ने, उसमें महिलाओं को काफी भागीदारी दी गई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर प्रियंका गांधी पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जा रही हैं। और जैसा मैं आपको लगातार बता रहा हूं, खुद मैं 6000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं। 271 विधानसभा सीटों में हमने महिलाओं से, युवाओं से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की है, तो एक बड़ा सैंपल साइज हमारे पास भी मौजूद है। सत्ता का संग्राम की इस यात्रा की एनालिसिस तो हम करते ही हैं, साथ ही साथ उन चेहरों से आपको रूबरू भी करवाते हैं। आज मेरे साथ पंखुड़ी पाठक जी जुड़ रही हैं, जो कि नोएडा से अब कांग्रेस का चेहरा है, और उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं की भागीदारी की बात कही गई है उसमें भी उनके चेहरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई बड़ी भूमिकाओं में वो अपने राजनीतिक दल में रह चुकी हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी रही हैं, लेकिन अब उनकी बड़ी पहचान ये है कि वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नोएडा से प्रत्याशी हैं और लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा लेकर आगे बढ़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंखुड़ी जी, सबसे पहले आपका। जी बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ये कितनी बड़ी चुनौती आप मान रही हैं, क्योंकि पंकज सिंह अब दोबारा, आज बीजेपी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि आपके अपोनेंट बीजेपी की तरफ से कम कौन है। तो समाजवादी पार्टी भी है, फिर बहुजन समाज पार्टी भी है। आपका मुकाबला कितना कड़ा रहने वाला है और आपको क्या उम्मीदें हैं नोएडा से? देखिए, मैं लंबे समय से अपने क्षेत्र में नोएडा में जनता के बीच में काम कर रही हूँ। जितने भी यहाँ लोगों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे फ्लड वायर्स हैं, उनके मुद्दे हैं, चाहे जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनके मुद्दे, हमारी कच्ची कॉलोनियों के लोगों के मुद्दे मैं लगातार उठा रही हूँ। कई आंदोलन जो हमारे क्षेत्र में हुए हैं उसका हिस्सा रही हूँ। और जिस तरह का जनता का समर्थन और जनता का विश्वास मुझे मिला है, मुझे लगता है कि किसी कोई भी लड़ाई बहुत आसान हो जाती है जब बड़ी संख्या में लोग आपके साथ होते हैं, लोग आप पे विश्वास करते हैं। और चुनौती, देखिए, कोई भी चुनाव जो होता है वो चुनौती होती है। और क्योंकि हम जितने एक शक्तिशाली दल से और शक्तिशाली और तानाशाही सरकार से लड़ रहे हैं, तो चुनौती तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं एक आसानी मुझे इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे मुझे लोगों का सपोर्ट मिला है और मैं जानती हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोग मेरे साथ हैं। सोशल मीडिया की बड़ी गंभीर जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ आजकल, अब तो हम देख रहे हैं वर्चुअल हो गया है सब कुछ। वैसे भी कोविड के काल में वर्चुअल रैलीज का और सोशल मीडिया का महत्व राजनीतिक दलों के लिए बढ़ गया है। ये सोशल मीडिया की लड़ाई भी जरा आप बताएं, ये किस तरह से लड़ रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि सारी लड़ाई वर्चुअल चल रही है? मैं हालांकि, जैसा मैं अभी दर्शकों को बता रहा था, 6000 किलोमीटर की यात्रा करके आया हूं। फॉर्चुनेटली जब ये ओमिक्रॉन का असर पड़ा उससे कुछ दिन पहले ही वापसी हो गई, लेकिन तब तक जमीन पर काफी कुछ जानने समझने को मिला। अभी आपको लगता है ये वर्चुअल रैली से या लोगों के बीच सीधे नहीं जाने का असर पड़ने वाला है? देखिए, जरूर ये जो चुनाव है, ये इसका तरीका चुनाव लड़ने का, प्रचार प्रसार का काफी बदल गया है जब से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस आई हैं। और हम लोग तो कांग्रेस पार्टी में, हमने तो पहले से ही जो हमारे रोड शोज हैं या रैलीज हैं, बड़े कार्यक्रम हैं, वो पहले ही कैंसिल कर दिए थे, क्योंकि आपस में ये मंथन हुआ कि जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है उसके चलते बड़े कार्यक्रम हमें नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले ये फैसला श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा लिया गया था और हम लोगों को पहले ही ये कह दिया गया था कि आप लोग प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग ऑनलाइन और डिजिटल माध्यमों पे अपने आप को मजबूत करें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की भी गाइडलाइंस आ गई, तो कहीं ना कहीं हम लोग पहले से थोड़ा इसके लिए तैयार थे। अभी भी आपसे जो मैं ये संवाद कर रही हूँ, इससे पहले मैं एक मीटिंग जूम पे कर रही थी। हमारे नोएडा के जो सोसाइटी वासी हैं उन लोगों के साथ मैंने एक जूम मीटिंग करी थी। और तमाम इस तरह की मीटिंग्स मैं पूरे दिन में करती हूँ जहाँ पे हम लोग डिजिटली लोगों से जुड़ते हैं। और संवाद भी हम लोग फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोगों ने अपना बढ़ा दिया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का तरीका बदला है और मुझे लगता है समय के साथ हम लोगों को, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी लोग हो, हम लोगों को अपने आप को ढालना सीखना पड़ेगा। और कोविड ने बहुत कुछ हमें नया सिखाया है, तो चुनाव भी इस बार हम एक नए तरीके से लड़ रहे हैं। अभी जब हम देखते हैं कि जमीन पर चुनाव लड़ने की बात होती है, तो कार्यकर्ता जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
जब मैं पंखुड़ी जी उत्तर प्रदेश में गया तो मुझे ऐसा लगा कि खासतौर पर तब जब समाजवादी पार्टी, बीजेपी ये हावी हो जाते थे तो फिर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इनके कार्यकर्ताओं की एक बड़ी कमी देखने को मिलती थी। हाँ, निश्चित तौर पर कुछ परंपरागत सीटें जहां पर कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझे बहुत एक्टिव दिखाई दिया, लेकिन क्या पूरे उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है? क्योंकि मेरा अपना अनुभव रहा है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ता। देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज मैं मानती हूँ कांग्रेस पार्टी के सामने रहा है। 32 साल अगर आप सत्ता में ना रहे तो बहुत कुछ बदल जाता है, कई जनरेशन बदल जाती हैं। और लंबे समय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो मंडल और कमंडल की जो राजनीति रही, कहीं ना कहीं लगातार उसके चलते हम लोग पिछड़ते गए, क्योंकि किसी वोट बैंक की या किसी सांप्रदायिक की राजनीति हम लोग नहीं करते थे, और उसके चलते बहुत नुकसान कांग्रेस पार्टी ने झेला। हम लोगों ने जो गठबंधन करे उसका हमने नुकसान झेला। लेकिन पिछले 2 सालों से लगातार जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, सबसे पहला जो उन्होंने बीड़ा उठाया वो संगठन को बनाने का था। और एक एक जिले में उन्होंने खुद लोगों को चुना और न्याय पंचायत और ब्लॉक और बूथ के हम लोगों ने अपना संगठन बनाया। तो 2 साल पहले मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मैं लोकसभा का चुनाव भी हम लोगों ने लड़वाया था, और उस समय जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज की डेट में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो फ्रंटल संगठन है, एनएसयूआई हो, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, सभी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके लिए हमें प्रियंका गांधी जी को बधाई देनी होगी, जो पिछले 2 साल में उन्होंने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मिलकर मेहनत करी है। काफी हमारा संगठन बड़ा है, ये बात मैं स्वीकार जरूर करूंगी कि सपा या भाजपा जितना संगठन हम लोगों का नहीं हो, लेकिन बड़े नए ऊर्जावान लोग हम लोगों से जुड़े हैं। और बहुत मेहनत से कांग्रेस अपने आप को एक तरह से एक नई शुरुआत कर रही है, नए लोगों को जोड़ रही है और नए लोगों को मौका दे रही है। पंखुड़ी जी, यूं तो अभी सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी की बड़ी लड़ाई, क्योंकि ये जमीन पर हमने हालात देखे हैं इसलिए बहुत स्पष्टता से कह सकता हूं, लेकिन आज अखिलेश यादव ने बड़ा गंभीर हमला कांग्रेस के ऊपर किया। उन्होंने कहा कि आप लड़ाई में कहीं नहीं, अभी अभी थोड़ी देर आप निश्चित तौर पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी होगी उनकी। उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग साजिश कर रहे हैं सिर्फ कि किसी तरह समाजवादी पार्टी को रोक दिया जाए। ये अखिलेश यादव का कांग्रेस पर आरोप है और आप लोग लड़ाई में कहीं नहीं है। देखिए, जनता बड़ी समझदार है। अगर कोई लड़ाई में नहीं होता या उनका कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस पार्टी जिस मजबूती से बढ़ रही है उसका भय नहीं होता, तो मैं मानती हूँ कि शायद अखिलेश जी को इस बात की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमेशा ये सोचा जाता था कि कोई भी चुनाव आएगा तो कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लेंगे, कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बैंक है उसका उपयोग कर लेंगे। इस बार श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने ये निर्णय लिया, और ये निर्णय आज का नहीं है। जब से वो उत्तर प्रदेश में आई, पहले दिन से उन्होंने ये कहा कि हम लोग चुनाव अकेले लड़ेंगे, वापस से अपना नेतृत्व बनाएंगे, वापस से अपने कार्यकर्ताओं को भागीदारी देंगे। और उसके चलते आज जो कांग्रेस को मजबूती मिली है, और मुझे लगता है खास करके जब से जो हमारे टिकट का अनाउंसमेंट हुआ और जिस तरह से महिलाओं को बड़ी भागीदारी मिली है, युवाओं को और संघर्षशील लोगों को, ये मैं कह सकती हूँ कि मैंने जो पहली लिस्ट देखी, मैं कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने संघर्ष किया है लोगों के बीच में। बड़े बड़े आंदोलन से वो लोग निकल कर आए हैं, जेल गए हैं, लाठियां खाई हैं और हर तरह का तमाम संघर्ष किया है। क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट मिला है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में चिंता है। और इसीलिए मुझे लगता है, हम तो उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, लेकिन अगर उनको कांग्रेस पे टिप्पणी करने की आवश्यकता पड़ रही है तो इसका यही कारण है कि आज कांग्रेस बहुत मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं अखिलेश जी को डर है कि उनकी जमीन खिसक जाएगी जैसे ही कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत होगी। आपकी लड़ाई किससे, बीजेपी से, समाजवादी पार्टी से? देखिए, मेरा जो क्षेत्र है, नोएडा का जो क्षेत्र है, ये एक बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सीट है। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं सब वर्किंग पॉपुलेशन है, कामकाजी लोग हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमारे यहाँ जो सीधा सीधा कंपटीशन है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस है। सिटिंग जो हमारे विधायक हैं और लंबे समय से यहाँ पर भाजपा के लोग ही चुनाव जीतते आए हैं, तो हमारी लड़ाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा से है। सपा का यहाँ ना तो कोई उम्मीदवार है और ना ही सपा बसपा की इस क्षेत्र में इस सीट पे कोई लोकप्रियता है। तो यहाँ आप प्रवक्ता के तौर पर राष्ट्रीय चेहरा भी रही है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात भी बताइए। क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी आपके अपोनेंट है या सपा आपके अपोनेंट है? क्योंकि लगातार अखिलेश यादव कह रहे हैं सारी सीटें पहले 80% थे, अब तो वो 20 भी हमारे साथ आ गए। यानी वो तो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ उनको ही मिलने जा रहा है।
और बीजेपी भी निश्चित तौर पर अपनी मजबूती अपनी 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 ताल ठोक रही है। आपके लिए बड़ा अपोनेंट कौन? देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सपा के द्वारा इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसे ही दावे किए थे और हर बार हम ऐसे दावे सुनते हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हमें बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। जैसा कि कभी कहते हैं 400 सीट मिलेगी, कभी कहते हैं 100% मिलेगी। लड़ाई सबको मजबूती से लड़नी चाहिए और परिणाम जो है वो जनता पे छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा के खिलाफ, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ, लोकतंत्र का हनन करने वाली ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। और हमारी जो लड़ाई है वो सीधे सीधे भाजपा के खिलाफ है, जो लोग संविधान को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ। ये भी आरोप लग रहा है कि आप लोग अगले लोकसभा चुनाव की ज्यादा तैयारी कर रहे हैं बनिस्बत इस विधानसभा चुनाव पर फोकस करने के। देखिए, हम सारे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है कोई भी तैयारी कभी एक चुनाव की नहीं होती है। हम जब भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयारी करती है तो हमेशा 5 साल 10 साल आगे का देखकर चलती है। और सारी हमारी भी ये हाँ भाव जी, आ रहा है कि इस विधानसभा चुनाव को तो आप यूं ही ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा, लंबे समय से कांग्रेस का कहीं ना कहीं पिछड़ने का कारण ये भी था कि जो हम लोगों ने गठबंधन किए उसके चलते हम लोकल लेवल पे अपनी लीडरशिप नहीं डेवलप कर पाए। आज जब हमारे 403 कैंडिडेट लड़ रहे हैं तो मैं मानती हूं कि मजबूती से इस चुनाव के बाद हमारे लोकसभा के लिए भी नया एक नेतृत्व तैयार होगा। इन्हीं 403 में जो जब ये 403 लोग अपना मेहनत से चुनाव लड़ेंगे तो इनमें से ही कुछ लोग आगे जाके लोकसभा लड़ने लायक भी बनेंगे। और इस तरह से हमारी जो जमीन है वो मजबूत होगी, हमारे कार्यकर्ता में उत्साह आएगा। और इस चुनाव को भी हम उतनी ही गंभीरता से लड़ रहे हैं जिस तरह से हम लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। आपने देखा ही होगा कि प्रियंका जी पूरी तरह से जिस तरह से इस चुनाव में उन्होंने अपने आप को झोंका है। तमाम हमारे नेता, हमारे ऑब्जर्वर भूपेश बघेल जी हैं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं। पूरा समय उन्होंने उत्तर प्रदेश को इस समय अपना जो एक्सपीरियंस है वो उत्तर प्रदेश के हम सब कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शेयर किया है, अपना समय दे रहे हैं। तो पूरी कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही है। क्या कांग्रेस को बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ रहा पंकुड़ी जी? क्योंकि पंजाब के जितने चेहरे हैं, जहां आपने भूपेश जी का, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपकी सरकार है, पंजाब जहां सरकार है आपकी, लेकिन वहां पर भी आपको बहुत अंदरूनी उठापटक देखने को मिल रही है। क्या चेहरों की कमी या फिर प्रियंका जी के इर्द गिर्द ही पूरा चुनाव सिमट नहीं जाता है कांग्रेस का, और इसीलिए लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा आता है सामने? देखिए, हर पार्टी का एक चेहरा होता है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी का पूरा चुनाव अखिलेश जी के अराउंड है, भाजपा का पूरा मोदी जी के अराउंड है। तो हर पार्टी का एक चेहरा होता है। प्रियंका जी हमारा चेहरा है। और एक, मैंने जैसा शुरू में भी कहा, एक नया नेतृत्व बनाने का प्रयास है, क्योंकि 32 साल हम लोग सत्ता में नहीं रहे। अगर जो पहली लिस्ट जारी हुई है, अगर आप सभी लोगों को उसमें देखेंगे, ये इनमें से ज्यादातर लोग हम जैसे लोग हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो गैर राजनीतिक परिवारों के लोग हैं, हमारी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, और सभी लोग साधारण परिवारों के लोग हैं। और एज ग्रुप भी अगर आप देखेंगे, सभी युवा हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी जो उम्र है वो 30 साल से भी कम है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 35-40 से कम उम्र के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक नया नेतृत्व खड़ा करने का प्रयास हो रहा है जो आगे चल के उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को स्थापित करे, क्योंकि लंबे समय से हम लोग पिछड़ गए थे। और आने वाले समय में जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेगा, ये नेतृत्व इस चुनाव में बन के उभरेगा। तो क्या इस चुनाव में सिर्फ अभी नेतृत्व बनाया जा रहा है या कुछ जीतेंगे भी? जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जमीन से जुड़े हुए लोगों को मौका मिला है, मैं ये पूरे दावे और पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि कोई और पार्टी ऐसी नहीं होगी जिसने इतने साधारण घरों के और संघर्षशील लोगों को टिकट दिया है, जो लोग असली लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो इतने आंदोलन का मैं और मेरे पति हम लोग हिस्सा रहे हैं। कई मुकदमे हम लोगों पे लगे हैं। मेरे पति अभी लंबे समय जेल रहकर आए किसान आंदोलन में, और तमाम आंदोलनों में हम लोगों के ऊपर हर तरह के मुकदमे भाजपा द्वारा लगाए गए। तो हम जैसे लोग जो सही में जनता के बीच में हैं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कांग्रेस पार्टी का कि हम जैसे लोगों को मौका मिल रहा है। और जो बदलाव है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत यहीं से होगी कि जब आप जमीन से जुड़े लोगों को मौका देंगे,
पहले कई सारी कमियां रही, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि कहीं ना कहीं गलत लोगों को मौका कांग्रेस पार्टी में मिला, जो लोग जनता से कटे हुए थे, जुड़े नहीं थे। लेकिन इस बार बहुत अच्छा चयन कैंडिडेट्स का हुआ है, और मैं सिर्फ नोएडा की बात नहीं करी, पूरे प्रदेश में मैं बहुत लोगों से मेरी बात होती है, और क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से भी पहले जुड़ी थी, वहां के भी कार्यकर्ताओं से आज बात होती है, और वो लोग भी ये कहते हैं कि कांग्रेस ने बड़े अच्छे टिकट दिए हैं और बड़े मेहनती लोगों को टिकट दिए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका परिणाम हम लोग आने वाले जो चुनाव है उसमें देखेंगे। किसी के साथ जातिगत समीकरण है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप लोग खुद ही कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और ऐसे बहुत सारे समीकरण हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य है जहां समीकरणों के बिना चुनाव हो नहीं सकते। आप लोगों का समीकरण क्या है, कौन है आपके साथ में? लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा है, महिलाओं की बात भी आप कह रहे हैं, तो क्या आप लोग सिर्फ महिलाओं के इर्द गिर्द चुनाव लड़ रहे हैं, या क्या आपके समीकरण है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में? ये जो सवाल है ये प्रियंका जी से भी पूछा गया था, और मुझे लगता है बड़ा सटीक उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था मेरे साथ मेरी बहनें हैं, और एक महिला कैंडिडेट होने के नाते शायद मैं भी ये बात कह सकती हूँ। शायद हो सकता है कि कुछ लोग अभी महिलाओं की ताकत को ना समझ रहे हो, लेकिन हम आधी आधी आबादी हैं। और एक महिला कैंडिडेट होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि मैं जहां पर भी जाती हूँ, जिस तरह का उत्साह मैं देखती हूँ, या जितना खुल के महिलाएं अपनी बात मुझे बताती हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप महिलाओं को भागीदारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से महिलाएं एक एक महिला उम्मीदवार के साथ जिस तरह का भरोसा जता सकती हैं, जिस तरह खुल के अपनी बात रख सकती है, शायद एक पुरुष के साथ नहीं रख सकती है। और पूरे प्रदेश में प्रियंका जी का जो ये लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान है, इसको लेके इतना ज्यादा उत्साह है। मैं कई बार बच्चियों से मिलती हूँ, छोटी छोटी 9th क्लास की, 10th क्लास की, और उनको ये नारा पता होता है, और वो मुझे बताती है कि हमें पता है कि प्रियंका जी ने ये नारा दिया है। तो जो इसका इम्पैक्ट है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है, और ये जो हमारा नारा है और ये जो अभियान है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रियंका जी ने एक नई दिशा दी है। जो महिलाओं की जो बात करी है, कहीं ना कहीं महिलाओं को ये बात पसंद आ रही है, और इस बार बड़ी संख्या में पूरे प्रदेश में महिलाएं प्रियंका जी का समर्थन करेंगी। अब मुझे एक सीधे सीधे कुछ डायरेक्ट सवाल आपसे करता हूं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं जमीनी हकीकत को बहुत हद तक देखकर आया हूं, और जो आधी आबादी की आप बात कह रहे हैं एक बहुत बड़ा सैंपल साइज है। मैं खुद गया था, 45 जनपदों में गया, करीब 271 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया, और यहाँ पर दिन में एक शो हमारा महिलाओं को समर्पित होता था, जिसमें हर शहर की, वो आपके रायबरेली अमेठी में भी जाकर मैंने बड़ी तादाद में महिलाओं से बातचीत की है। महिलाओं का ये मानना है, ज्यादातर महिलाओं का, देखिए पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि संगठित अपराध और जो अपराध की स्थितियां थी उसमें काफी हद तक कमी आई है, और सुधार की गुंजाइश है। सब कुछ सुधर गया ऐसा नहीं। तो इससे एक इंप्रेशन ये जाता है कि वर्तमान सरकार के सुरक्षा को लेकर या अपराध को रोकने को लेकर किए गए प्रयासों से जनता, तो महिलाएं थोड़ा खुश दिखाई देती है। देखिए, जो पॉपुलर परसेप्शन होता है बहुत हद तक मीडिया का और तमाम जो हमारे अलग अलग माध्यम होते हैं, सोशल मीडिया का एक बड़ा रोल उसमें होता है। लेकिन यही सरकार है, जब हमने उन्नाव जैसा कांड देखा, जब हमने हाथरस जैसा एक भयंकर इस तरह का हादसा देखा, जहां पे पूरा प्रशासन, पूरी सरकार एक पीड़ित लड़की के और उसके परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई। उन्नाव में जहां एक बलात्कार पीड़िता अपने लिए इंसाफ मांगती रही, उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो ऐसा नहीं है, महिलाएं भी जानती हैं, और आज भी कोई महिला अगर उत्तर प्रदेश में थाने जाती है अपनी कंप्लेंट लिखाने, तो वो ये जानती है कि कितना मुश्किल होता है कि कंप्लेंट लिखी जाए। और भाजपा के लोग तो खुद ऑन रिकॉर्ड ये कहते पाए गए कि महिलाएं शाम के समय थाने ना जाए। तो पुलिस का जो आज जो हाल है, और जिस तरह की कस्टोडियल किलिंग, और जिस तरह के हम लोगों ने फेक इनकाउंटर्स और तमाम पुलिस के द्वारा जो उत्पीड़न देखा है, कहीं ना कहीं उससे एक कानून व्यवस्था पे विश्वास गिरता है। महिलाएं आज भी उत्तर प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। राजनीति के लिए चाहे बड़ी बड़ी बातें महिलाओं के लिए होती हैं और बड़ा एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश का कोई भी क्षेत्र हो, आप रायबरेली अमेठी की बात कर रहे हैं, मैं नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली से सटा हुआ है। मैं आपको बता सकती हूँ कि शाम को 7-8 बजे के बाद मैं भी अपने घर से अकेले बाहर निकलने में मुझे भी 10 बार सोचना पड़ता है। तो ये हालत उत्तर प्रदेश के सबसे डेवलप्ड शहर में है, नोएडा जैसे शहर में,
कि हमारी महिलाएं जब बाहर निकलती हैं, कोई बैग छीन के ले जाता है, कोई चेन खींच के ले जाता है, तो महिलाएं आज भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। हो सकता है परसेप्शन में थोड़ा बदलाव जरूर आया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि महिला सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। पंकुड़ी जी, कितनी सीटें ला रही है कांग्रेस इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि आकाश, ये जो पहले से जो हम इस तरह के जो आकलन करते हैं, या जो ये हमें एक्सपर्ट्स पे छोड़ देना चाहिए। हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग इस उम्मीद से लड़ रहे हैं कि इस बार हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। अब अखिलेश जी कह रहे हैं 403 में से 400 सीट लाएंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता भी ऐसे जो दावे हैं उन पे अगर एक तरह से उनका मजाक बनाती है, उन पे हंसी है। मैं जब आया, यात्रा से वापस आया पूरा उत्तर प्रदेश घूम के, तो लोग मुझसे लगातार यही पूछ रहे हैं किसकी सरकार बन रही है, किसको कितनी सीटें आ रही है, तो वो हमसे भी जानना चाहते हैं। लेकिन हमारी राय अपनी जगह ठीक है और उसका लॉजिक भी हमको देना पड़ता है। आप लोगों का अपना आकलन क्या है, अंदरूनी सर्वे है? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने इतना प्रयास किया होगा, नहीं किया होगा जितना समाजवादी पार्टी और बीजेपी कर रहे हैं। बहरहाल फिर भी आप लोगों का क्या सोच है? आप लोग पहले से बेहतर लड़ रहे हैं। प्रियंका जी बड़े अनुशासित तरीके से, मैं देख रहा हूं, वो फेसबुक के जरिए लोगों से संपर्क कर रही हैं, और आप लोगों ने महिलाओं के जहां जहां मुद्दे उनको उठाया, तो निश्चित तौर पर कुछ उम्मीदें बड़ी होंगी। आपको क्या लग रहा है, आपका प्रदर्शन क्या रहने वाला है? देखिए, इस तरह का पार्टी ने अपना क्या आकलन करा है, कितनी उम्मीद है, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि कोई भी सरकार कांग्रेस की भागीदारी के बिना नहीं बन सकती है। और अगर कोई भी कांग्रेस को कम आंक रहा है तो उनकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस बार लोगों ने एक नई उम्मीद कांग्रेस पार्टी में देखी है। हम बसपा की, भाजपा की, सपा की, सभी की सरकारें देख चुके हैं, और जो समस्याएं थी, चाहे वो आपकी कानून व्यवस्था की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे माफिया राज की हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, सारी की सारी समस्याएं वैसी की वैसी बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं लोग भी एक नया विकल्प चाहते हैं, और कांग्रेस ने, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सोच समझ के इस बार अच्छे उम्मीदवार दिए हैं, और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह की भविष्यवाणी करना या कोई हवा हवाई बात करना मेरे लेवल से भी या मेरे ओर से भी अच्छा नहीं रहेगा। सच बात यह है कि कांग्रेस बहुत पहले से बेहतर चुनाव लड़ने जा रही है, और हम लोगों को रिजल्ट का वेट करना चाहिए। क्योंकि मैंने भी बहुत चुनाव देखे हैं, और मैंने भी बहुत सर्वे और बहुत एग्जिट पोल और तमाम तरह की चीजें देखी हैं, लेकिन अच्छे अच्छे एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं जब जनता का असली पोल आता है। तो जनता की पोल का हम लोगों को वेट करना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, जो कि बहुत असंभव सा शुरुआत से दिखाई दे रहा था, क्योंकि पहले ही आप लोगों के जो संबंध रहे हैं वो बहुत गड़बड़ाए, और उसके बाद में ऐसा ही लग रहा था, दोनों तरफ से यही स्टैंड दिख रहा था कि इस बार कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन मिलकर लड़ते तो बात और होती है। एक बहुत सामान्य समझ रखने वाला भी उत्तर प्रदेश की राजनीति का बता सकता है। तो एक आपसी लड़ाई, एक ठसक भी होती है, राजनीतिक दलों में होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी सभी सीटों पर एक दूसरे के सामने होंगी तो बीजेपी को अपने आप एज मिल जाता है, फायदा मिल जाता है इस चीज? देखिए, राजनीति में बहुत सारे समीकरण होते हैं, सिर्फ एक समीकरण नहीं होता है। और कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपना एक एक सीट का समीकरण देखती है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि कौन किसके खिलाफ या कितनी पार्टियां लड़ रही हैं। बहुत फर्क इस बात का पड़ेगा कि उस सीट पे समीकरण क्या है। और देखिए, जनता का जो इस समय जो मूड है, क्योंकि मैं भी लोगों के बीच में जितना भी गई हूँ पूरे प्रदेश में, लोग त्रस्त हैं बेरोजगारी से और महंगाई से, खासकर कि लोग, जनता बहुत बड़े लेवल पे त्रस्त है। और जनता अपना निर्णय बड़ा साफ लेती है। पिछले कई चुनाव में हमने ये चीज देखी है कि कितना भी कंपटीशन हो, कितने भी दल हो, जनता का जो मत है वो बड़ा साफ साफ आता है। तो जनता सबसे समझदार है, और जनता जानती है कि किसे जिताना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एक सीट पे 10 कैंडिडेट हो, 15 कैंडिडेट हो, कितनी भी पार्टी हो, जिसे मत देना है, जिसकी सरकार बनानी है, जनता अपने आप वो फैसला कर लेती है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि ये नाराजगी बिल्कुल साफ साफ युवाओं में और आम लोगों में देखने को मिली कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। दूसरी बड़ी नाराजगी युवाओं में रही बेरोजगारी की, वो भर्तियों को लेकर, यूपी टेट के पेपर को लेकर, या जो भी पेपर्स लीक होते हैं जिसके बाद परीक्षार्थियों को दिक्कत होती है, उसके मुद्दे को हर जगह उठाते थे जहां भी मैं जाता था। लेकिन एक चीज और जो कि आप भी समझती हैं और सभी लोग समझ रहे हैं, कि इस सबसे ऊपर उठकर जब हम राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं तो धर्म और जाति, दो समीकरण बड़े हावी होते हैं, और इस बार ऐसा लगता है धर्म का समीकरण बड़ा हावी है।
आप मानेंगे इस बात? देखिए, भाजपा का तो हमेशा ही ये प्रयास रहता है कि चुनाव आने से पहले सांप्रदायिकता फैलाई जाए, चुनाव आने से पहले नफरत फैलाई जाए। और भाजपा कितने भी बड़े-बड़े दावे कर ले, कितने हजारों करोड़ों के होर्डिंग चिपका ले और पूरे देश में प्रचार कर ले, एड्स दे ले कि हमने बड़ा विकास करा है, हमने बहुत रोजगार दिया है। सच्चाई वो भी जानते हैं कि अगर वो किसी चीज पे जीतते हैं, तो या तो खोखले वादों पे जीतते हैं या नफरत पे जीतते हैं। इसीलिए चुनाव आते-आते मुख्यमंत्री वापस से 80 और 20 की बात करने लग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो पिछली बार की तरह हो सकता है वापस शमशान और कब्रिस्तान की बात करने लगे। तो भाजपा का जो एजेंडा रहता है, जब वो देखते हैं कि वो हार रहे हैं या उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रही है, तब सिर्फ नफरत और सिर्फ सांप्रदायिकता उनका मुद्दा रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की एक सीमा होती है। हो सकता है कि 2017 में 19 में ये नफरत का फॉर्मूला काम कर गया हो, लेकिन जिस लेवल पे बेरोजगारी और महंगाई पहुंच चुकी है, जितना उत्पीड़न, जितना हरासमेंट, जितनी पीड़ा हमारे युवाओं ने उठाई है, जितने उनके अरमान टूटे हैं कि जब वो कई कई किलोमीटर दूर जाते थे और पता लगता था कि पेपर लीक हो गया, जब वो एग्जाम क्लियर करते थे और पता लगता था कि योगी सरकार ने भर्ती रोक दी, जब वो अपना अधिकार मांगने जाते थे और उनपे ठंड में वाटर कैनन चलते थे और लाठियां पड़ती थी, तो इतना अत्याचार उत्तर प्रदेश का युवा, इतनी बेरोजगारी की मार झेल चुका है कि कहीं ना कहीं इस बार नफरत के, सांप्रदायिकता के जाल में युवा नहीं फंसेगा। चलते चलते अब फाइनली आपकी अपनी सीट पर आपको क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि पंकज सिंह एक बहुत ही कड़े उम्मीदवार हैं, वो भी उनको दोबारा मौका मिल गया है, बहुत स्पष्ट हो गया है कि आपने खुद भी मान लिया है कि उनसे मुकाबला है। आप मुकाबले में कहां ठहरती हैं? आप किस तरीके से अपने कैंडिडेचर को देख रही हैं, कांग्रेस की संभावनाओं को नोएडा में देख रही हैं? देखिए, आपने सही कहा, हमारे विधायक जी बहुत बड़े व्यक्ति हैं और बहुत बड़े परिवार से आते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं। इसीलिए जब वो नोएडा आए पिछली बार चुनाव लड़ने, क्योंकि नोएडा से वो बिलोंग तो करते नहीं है, ना ही नोएडा में रहते हैं, तो जब वो आए थे तो लोगों ने बड़ी उनसे आस लगाई थी कि बताइए, इतने बड़े व्यक्ति के पुत्र हैं, हो सकता है हमारी समस्याओं का समाधान कर दे, जो नोएडा में लंबे समय से समस्याएं चली आ रही हैं। लेकिन नोएडा का दुर्भाग्य रहा कि पूरे 5 साल बीत गए और विधायक जी इन 5 सालों में कहीं दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि मैंने देखा था एक इंटरव्यू 5 साल पहले उनका, तो जब वो लखनऊ से यहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो लोगों ने उनसे कहा कि आप तो नोएडा से हैं ही नहीं। तो उन्होंने ये कहा, जब ये चुनाव खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं नोएडा में रहने लगूंगा। लेकिन आज 5 साल हो गए हैं और ये दुर्भाग्य है क्षेत्र का कि हमारे विधायक हमारे क्षेत्र में ही नहीं रहते, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं रहते। और जब नोएडा के लोगों के सामने कोई समस्या आती है तो पूरे क्षेत्र में एक व्यक्ति नहीं है जिसके पास विधायक का फोन नंबर हो, और यहाँ से लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है, घंटों घंटों उनका इंतजार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विधायक एक बड़ा ही सामान्य व्यक्ति होता है। विधायक एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका कभी भी आप दरवाजा खटखटा सकें, जिसे आप देर सवेर, कभी भी देर रात फोन कर सके कि विधायक जी, मेरी जो कंप्लेंट है थानेदार नहीं सुन रहा है, इसको जरा एक बार बोल दीजिए, या विधायक जी मेरे बच्चे का फॉर्म अटेस्ट कर दीजिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है विधायक जी बहुत बढ़िया व्यक्ति हो, लेकिन जिस कद के वो व्यक्ति है, शायद मुझे लगता है कि जनता विधायक की बहुत छोटी है उनके लिए। चाहती है, ऐसा व्यक्ति चाहती है जो मुसीबत में सीधे उसके साथ में, उसके बीच में खड़ा हो और उसके छोटे छोटे मुद्दों को भी हल करने के लिए उसके साथ में खड़ा हो। और चलते चलते बिटिया की तस्वीर बहुत अच्छी आपने पोस्ट करी थी, बड़ी प्यारी बच्ची है, उसको ढेर सारा प्यार, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पंखुड़ी पाठक नोएडा से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा लेकर कांग्रेस मैदान में उतरी है और उन्होंने काफी सारे मुद्दों पर, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के मुद्दों पर अपनी बात को रखी। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।